चलिए अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें अगर हम काम करें, पढ़ें बेटा, देखें ध्यान से कि चीजें जो क्या करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज योर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से रिलेटेड काम करना है। ये भी थ्योरम जो है वो आपसे पूछी जाती है। वर्ड है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में काम करना है। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देती है। ठीक है, इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देने वाली थ्योरम का नाम क्या हो गया? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये थ्योरम जो है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट impulse acting on a body, impulse acting on a body is equals to, impulse acting on a body is equals to change in its momentum। ये काम जो है ना वो आपने समझना है, गौर से समझेंगे कि अगर हम बात करें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है वो क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि इम्पल्स जो लगेगा वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स क्या होते हैं? वो फोर्स जो बहुत छोटी सी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगते हैं उनको क्या कहा जाता है? इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है। जैसे कि आपने फुटबॉल को किक किया, बैट ने बॉल को जो है हिट किया, ये जो फोर्सेस हैं वो क्या कहलाते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स जो है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के। और इसके प्रूफ के बारे में अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, समझे ध्यान से। तो प्रूफ जो है वो आपने क्या करा है? यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और न्यूटन साहब का सेकंड लॉ जो है वो आपको क्या कहता है? सुने ध्यान से कि सर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने पढ़ा, बस ये बात पता होनी चाहिए, आप ये थ्योरम कर पाओगे कि F जो है सर वो बराबर है, और F बराबर है किसके? dp बाई dt के। कि फोर्स जो एक्ट करता है वो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतनी सी बात पता है बस। अगले वाले स्टेप में आपने क्या करना है? dt को मल्टीप्लाई में भेज देना है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ डी टी। और एफ डी टी किसके बराबर है? एफ डी टी बराबर है डी पी के। ठीक है, dt जो डिवाइड में पड़ा है वो dt कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो एफ डी टी और एफ डी टी किसके बराबर है? dp के। और इसमें अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो चीजें हमारे पास क्या कुछ बन जाएगी? सुने ध्यान से कि अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन किसका? f इंटू में dt का, और इंटीग्रेशन ही किसका? dp का। दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन करा और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके ये चीजें आपके पास बन गई। ठीक है, अब अगर हम काम करते हैं तो इसमें कंसेप्ट जो है वो क्या है कि टाइम की टर्म में है, तो फोर्स जो है वो बाहर खींच लेंगे। इंटीग्रेशन किसका हो गया? dt का। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है इंटीग्रेशन किसका है? dp का। टाइम की लिमिट रखता हूँ तो मान लो 0 से लेके t, और मोमेंटम जो है वो p इनिशियल से लेके कहाँ तक जा रहा है? p फाइनल तक। इस तरीके से काम करा। dt के बारे में अगर मैं बात करूं तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, और लिमिट जा रही है 0 से लेके t तक। यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन, dp का इंटीग्रेशन p हो जाएगा, लिमिट जा रही है p इनिशियल से लेके p फाइनल तक। ये डाटा जो है ना वो आपके पास बनना चाहिए। ठीक है, कर लिया काम, कोई बात ही नहीं है। अब अगला वाला जो स्टेप है वो क्या कहता है? अगले वाले में अगर हम काम करेंगे तो हो गया, हमारा आंसर ही आ गया है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। यहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर करूंगा तो p फाइनल माइनस में कितना? p इनिशियल। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स होता है। और p फाइनल माइनस p इनिशियल करना है तो वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम। p फाइनल फाइनल मोमेंटम, और p इनिशियल क्या है? इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स बराबर है, और इम्पल्स किसके बराबर है? इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। ये काम जो है ना वो आपने करना है। दोबारा देखो, ध्यान से समझो कि कंसेप्ट जो है सर वो आपने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। वर्ड है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है, और उस थ्योरम का नाम क्या दिया गया है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम नाम दिया गया है। तो इम्पल्स किसके बराबर आता है? इम्पल्स बराबर आता है चेंज इन मोमेंटम के। ये थ्योरम आपके पास है, इसके बारे में काम करना है। तो यूजिंग न्यूटन साहब का सेकंड लॉ, उस बिल्कुल बेसिक सा काम है कि न्यूटन सेकंड लॉ, बस शुरुआत ये पता होनी चाहिए
फिर तो dt जो डिवाइड में था कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन दोनों साइड करोगे तो इंटीग्रेशन किसका, एफ डी टी का, इंटीग्रेशन किसका, डीपी का। एफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, dt का, इंटीग्रेशन किसका, dp का, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dp का इंटीग्रेशन p हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इंपल्स, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल करता हूं तो क्या आता है, चेंज इन मोमेंटम आता है। ये चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक के काम में? नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटे, दैट इज योर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड काम जो है वो आपने करना है, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। एक वर्ड है कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी राइज। एक कैपिलरी ट्यूब है और कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज कर जाना, ठीक है, जिसको हम नाम जो है वो क्या भी पढ़ रहे होते हैं, इसको हम नाम पढ़ रहे होते हैं एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। एसेंट फॉर्मूला जो है वो भी कह दिया जाता है, एसेंट फॉर्मूला कह लो या कैपिलरी राइज, इसके नाम से टॉपिक जो है वो आता है। ध्यान से समझेंगे कि आपके पास कोई भी एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर जो है वो क्या है, कोई लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड जो है वो आपने भर रखा है। इस तरीके से जो है कंटेनर था, कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड जो है वो आपने फिल किया हुआ है, और कंटेनर के अंदर जब लिक्विड था तो इस तरीके से चीजें हैं। ये कंटेनर हो गया, उसके अंदर लिक्विड जो है वो फिल कर रखा है। अब जो काम है वो आपने क्या कुछ करना है कि इसके अंदर आपने किसी ट्यूब को, एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो आपने उसके अंदर डाल दी। अब जब आप कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर रखते हैं तो आपको क्या पता है कि लिक्विड का लेवल मिलना तो कितना चाहिए था, यहां तक, लेकिन लिक्विड का लेवल थोड़ा सा कहां मिला, ऊपर तक जो है वो लेवल जो है वो मिला आपको। कोई हाइट जो है वो इसमें क्या कर गई है, इस तरीके से राइज कर गई है, ठीक है। तो ये जो हाइट राइज करी है इसी का नाम जो है वो क्या है, कैपिलरी राइज। कैपिलरी के अंदर मतलब ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, कोई भी फ्लूइड रखा हुआ है, एक फाइन बोर ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ। कैपिलरी ट्यूब को आपने इसके अंदर डाला तो लेवल मिलना तो कहां तक चाहिए था, यहां तक, लेकिन इसमें लेवल जो है वो लिक्विड का क्या कर जाता है, राइज, या तो राइज कर जाता है या क्या कर जाता है, फॉल। जितना लेवल है उतना ना मिलके उससे या तो ऊपर मिलेगा या कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा। ऊपर मिल रहा है तो लेवल बढ़ के मिल रहा है, बढ़ के मिल रहा है तो नाम क्या बन जाता है, एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इस वाले फिनोमेना में आपको ये हाइट जो है वो बतानी होती है कि हाइट जो है वो क्यों, मतलब कितनी हाइट जो है वो बढ़ गई है। इसके बारे में अगर हम काम करते हैं तो इस कैपिलरी राइज की एप्लीकेशंस आपने कहाँ देखी हैं कि घर में आप जो है वो जोत लगा रहे हैं, ठीक है, जो ऑयल है या घी जो है वो तो कहाँ है, नीचे, और अगर मैं बात करूं तो जो जोत जग रही है वो कहाँ, थोड़ी सी ऊपर है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आप जो पौधे हैं उनमें पानी तो कहाँ देते हैं, रूट्स में, लेकिन जो पानी पहुंच रहा है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, स्टेम में, या मतलब कि लीव्स तक पहुंच रहा है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कैपिलरी राइज के एग्जाम्पल हैं। इसके बारे में अब आपने काम क्या करना होता है, छोटा सा काम जो है वो समझना है कि आपने मान लिया ये सभी जो डेरिवेशन है उनमें आपने लिखने हैं। लेट रो जो है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, इस लिक्विड की डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है, रो, ठीक है। सिग्मा जो है वो आपने इसका क्या मान लिया, सरफेस टेंशन मान लिया। लेट अस कंसीडर कि सरफेस टेंशन जो है, लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है वो सिग्मा है। इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस जो है, लेट अस कंसीडर कि रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जो ये कैपिलरी ट्यूब है इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और कैपिटल आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। जो ये शेप बनती है ना, मतलब इस तरीके से हमारे पास कंटेनर है और इसमें पानी ने जो ये शेप बनाई है, इस शेप को क्या कहा जाता है, मेनिस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनिस्कस। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर, और जो ये ट्यूब है इस ट्यूब की रेडियस जो है वो कितनी है, स्मॉल आर है। अब हमने क्या करना है, बाहर जो प्रेशर है सर उसका नाम क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रखा है उसका नाम कितना है, पी। तो ये जो नाम है ये आपने पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर को अगर हम लिखना चाहें तो एक्सेस प्रेशर जो है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पता होता है 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमने ड्राइव कर रखा है कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है, और एक्सेस प्रेशर किसके बराबर है, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर के। इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दिया। ऐसे ही एक्सेस प्रेशर को हाइट की टर्म में अगर लिखा जाए तो हाइट की टर्म में प्रेशर को क्या लिखा जाता है, रो जी एच लिखा जाता है। ये दो काम जो है ना बस वो आपने करने हैं। एक्सेस प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर का फॉर्मूला सरफेस टेंशन की टर्म में क्या है, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हाइट की टर्म में कितना है, रो जी एच है। प्रेशर का फॉर्मूला सरफेस टेंशन की टर्म में, प्रेशर का फॉर्मूला किसकी टर्म में, हाइट की टर्म में।
इनके बारे में काम कर लिया, तो अब चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम काम करें तो फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या पता है कि रो जी एच, और रो जी एच जो है सर वो किसके बराबर है, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर के। बिल्कुल बेसिक सा काम है जो आपको पता हो कि प्रेशर का एक फॉर्मूला सर किसकी टर्म में पता है, हाइट की टर्म में पता है। दूसरा जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो एक जो है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2 सिग्मा बाई आर है, और एक प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच। इस तरीके से काम आपने करना है। दोनों प्रेशर को अगर हम इक्वेट कर दें तो रो जी एच किसके बराबर है, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर के। हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाइट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रो जी, और इंटू में कितना हो गया, कैपिटल आर। ये फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास आ गया, क्योंकि आपने हाइट ही जो है वो बतानी थी। बिल्कुल बेसिक सा काम है कि एक फॉर्मूला किसकी टर्म में है, सरफेस टेंशन की टर्म में, एक फॉर्मूला किसकी टर्म में है, हाइट। हाइट आपने बतानी है तो रो जी जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये तो किसकी टर्म में आया है, कैपिटल आर। अगर हम स्मॉल आर की टर्म्स में रिलेशन निकालते हैं तो ये छोटी सी बात आपको पता हो कि मान लो इस कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा वर्जन जो है वो बना के मैं बना लूं, ठीक है, और ये जो है ये कैपिलरी ट्यूब जो है वो इस तरीके से काम जो है ना वो, ये जो है इसकी क्या है, रेडियस है। तो अगर इसकी रेडियस को कंप्लीट करके दिखाया जाए तो यहाँ पे ये सेंटर रहा होगा, तो ये जो रेडियस है ये किसकी रेडियस है, मेनिस्कस की, और ये जो रेडियस है ये रेडियस किसकी है, कैपिलरी ट्यूब की। आपको अगर पता है इस पे टेंजेंट डाला जाता है, और टेंजेंट जब ये डाला जाता है तो ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसको क्या कहा जाता है, थीटा। ये थीटा है तो ज्योमेट्री से ये भी कितना बनता है, थीटा। बस ये ट्राइंगल पकड़ के यहाँ बनानी होती है। इस ट्राइंगल को जब आप यहाँ पे बनाते हैं तो ये एंगल कितना है, 90। ये एंगल थीटा, ये क्या है, कैपिटल आर, और ये नाम क्या है, स्मॉल आर। एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, बेस। 90 के सामने वाले को क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा अगर बताना है तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये रिलेशन जो है ना वो आपके पास बनता है कि आपने कोस थीटा बताना है, और कोस थीटा अगर बताना है तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस, बेस की जगह कितना है, स्मॉल आर। हाइपोटेन्यूज की अगर मैं बात करूं तो उसकी जगह कितना है, कैपिटल आर। तो कोस थीटा अगर बताना है तो कोस थीटा बराबर है स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इसमें कैपिटल आर की अगर वैल्यू बताऊंगा तो कैपिटल आर विल बी स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कोस थीटा। कि अगर आपने कोस थीटा बताना है तो आर बाई आर, आर बताना है तो कोस थीटा कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो जहाँ पे कैपिटल आर लिखा है उसकी जगह अगर आप लिखना चाहें तो कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कितना, कोस ऑफ थीटा। ये कोस थीटा डिवाइड में है, डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा। तो हाइट के बारे में बात करूंगा तो हाइट कितनी आ जाएगी, 2 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, रो जी आर। इस तरीके से काम है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, हाइट आ गई है। हाइट गेन जो है वो आपके पास आ गई 2 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। कुछ भी नहीं करना, आपके पास एक ट्यूब होती है जिसमें ओरिजिनल लिक्विड लेवल ना रह के या तो उससे हल्का सा ऊपर मिलेगा या उससे हल्का सा नीचे मिलेगा। ये जो हाइट है ना वो आपने निकाल के देनी होती है। और इसके बारे में जब हम काम करते हैं तो बाहर जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक है ही, अंदर जो लिक्विड के प्रेशर है दैट इज योर पी। दोनों का प्रेशर डिफरेंस पी माइनस पी ए, और पी माइनस पी ए कितना है, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। ऐसे ही हाइट की टर्म में लिखेंगे तो कितना हो गया, रो जी एच। दोनों को इक्वेट करा तो 2 सिग्मा बाई आर किसके बराबर है, रो जी एच। एच बताना है तो रो जी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कैपिटल आर की वैल्यू निकालता हूँ वो किसके बराबर होती है, आर बाई कोस थीटा। कोस थीटा ऊपर गया तो 2 सिग्मा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, रो जी आर। इतना सा काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आ रही है यहाँ तक की बातें। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में काम करना है। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में अगर मैं काम करूं तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसको अगर मैं लिखता हूं तो वो वी जो है वो करके लिख दी, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो v लिखा गया और टर्मिनल है तो नाम क्या रख दिया, t, vt। क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय, कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट व्हेन, attained by any object when it falls, when it is immersed completely, when it is immersed completely inside a liquid, when it is immersed completely inside a
लिक्विड। ये करके काम जो है ना वो आपके पास है, ठीक है। कि काम जो है वो आपने क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी, ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है जब वो कंप्लीटली किसी लिक्विड के अंदर है। मेन जो बातें हैं बेटा वो क्या है, एक वर्ड है कांस्टेंट वेलोसिटी और दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, कंप्लीटली इनसाइड लिक्विड, कि वो लिक्विड के अंदर कंप्लीटली है, तब की बातें जो है ना वो चल रही हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, जब वो कंप्लीटली किस में डाल दिया गया, एक लिक्विड के अंदर। मान लो एक कंटेनर आपके पास है और इस कंटेनर के अंदर जो है वो आपने किसी फ्लूइड को जो है वो भरा हुआ है। इस तरीके से हमारा फ्लूइड जो है वो इसमें भरा पड़ा है, जिसके अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो रखा और ये कंप्लीटली इसके अंदर है, ठीक है। और हमने क्या मान लिया, कुछ बातें जो है वो यहाँ पे आपको मान के चलनी पड़ेंगी और लेट अस कंसीडर, ये आपने हर क्वेश्चन में मानना है। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ बॉडी, इस बॉडी की रेडियस जो है वो कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। डेंसिटी जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है, लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो। और सिग्मा जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ये बॉडी जो है, बॉडी की जो डेंसिटी है वो सिग्मा मान ली, लिक्विड की जो डेंसिटी है, यहाँ पे जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है, इसकी जो डेंसिटी है सर वो किसके बराबर है, सिग्मा। अब कुछ बातें जो है वो हमें पता है, जैसे कि आप सबसे पहले क्या जानते हैं कि सर ये बॉडी जो है वो, इसका वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये बात आपको पता है कि वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट लगेगा और वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूँ तो अगले वाली चीज आपके पास क्या है, अगले वाला कंसेप्ट क्या है कि इसके ऊपर जो है वो एक फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में डाला जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसका नाम क्या होता है, बायंट फोर्स होता है। अब ये जा कहाँ आ रहा है, नीचे, तो इस पे विस्कस फोर्स भी लगेगा और विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इस पे जो बायंट फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और इस पे जो विस्कस फोर्स है वो भी कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। इस तरीके से काम करना है कि वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। इस बॉडी पे जो बायंट फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और इस बॉडी पे जो विस्कस फोर्स है, देखो बायंट फोर्स तो हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, मोशन के अपोजिट। बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब अगला जो काम है वो आपको क्या पता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू किसके बराबर है, जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि जितना फोर्स नीचे लगा उतना ही फोर्स जो है वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम काम करेंगे तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर जाएगी उस टाइम पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है, mg। ऊपर की तरफ लगने वाले का एक का नाम क्या है, बायंट फोर्स, और दूसरे वाले का नाम क्या है, विस्कस फोर्स, ठीक है। कि जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है, mg। ऊपर की तरफ एक बायंट फोर्स लग रहा है और दूसरे वाला जो लग रहा है उसका नाम क्या है, ये विस्कस फोर्स है, ठीक है। ऐसे करके काम करना है। मास इनटू ग्रेविटी, ये लिख लिया। अगर मैं बात करूं बायंट फोर्स, बायंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना है, g, प्लस विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कितना है, 6 पाई ईटा r इंटू में vt। ये जो नाम है ये क्या है, स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ ने विस्कस फोर्स के बारे में बताया, 6 पाई ईटा r इंटू में v। ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है। बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना होता है, g। एक छोटा सा काम और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता ही है ये पहले से ही कि मास जो होता है या मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से तो वो किसके बराबर होती है, डेंसिटी के बराबर होती है। मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, डेंसिटी। मास बताना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो 4/3 पाई r क्यूब, और डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है, डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो किसके बराबर थी, सिग्मा के बराबर। हो गया काम खत्म। कि मास अगर बताना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, और मास अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में 4/3 पाई r क्यूब, और इंटू में कितना हो गया, g, ठीक है। कि मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई r क्यूब, इसको ऊपर भेज दिया तो सिग्मा 2 में 4/3 पाई r क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो मास की जगह मास वाली वैल्यू रखता हूं तो कितना हो गया, सिग्मा इंटू में 4/3 पाई r क्यूब, ये तो मास बन गया, इंटू में कितना करना है, g। लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, रो। टोटल वॉल्यूम अंदर थी तो वॉल्यूम किसके बराबर है, 4/3 पाई r क्यूब, इंटू में कितना है, g, प्लस यहाँ पे कितना है 6 पाई ईटा r, और इंटू में कितना है vt। आपका पर्पस क्या है, ये vt निकालना। तो इस वाले काम को यहीं रखेंगे, इसको
प्लस से कहाँ ले जाऊंगा, माइनस में, तो सिग्मा इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू में कितना हो गया जी माइनस में, ये कितना हो गया रो 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू में कितना हो गया जी इज इक्वल टू किसके बराबर है 6 पाई ईटा आर और इंटू में कितना हो गया वीटी। इस तरीके से काम कर लिया। इनमें ये 4/3 पाई आर क्यूब जी जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी, इसको कॉमन लिया तो कितना बन गया सिग्मा माइनस का रो किसके बराबर है 6 पाई ईटा आर और इंटू में कितना हो गया वीटी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से ये आर स्क्वेयर पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा पे और ये 2 3 जा पे। इस तरीके से काम कर लिया। इस 3 को नीचे अगर हम ले आएंगे तो आंसर जो है बेटा वो क्या बन जाएगा 2 तो 2 है ही, 3 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 9 आर स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई कितना ईटा और इंटू में कितना हो जाएगा सिग्मा माइनस का रो और ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई वीटी की वैल्यू। ये काम जो है ना वो आपने करना है 2/9 आर स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई ईटा सिग्मा माइनस रो और ये वैल्यू किसकी है वीटी की वैल्यू है। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी के एग्जांपल्स अगर चाहिए तो आप क्या करते हैं, जब आप एक सोडा वाटर बोतल को ओपन करते हैं तो गैस बबल्स कहाँ जाते हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किस वेलोसिटी से जा रहे हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो बैलून्स फिल्ड विद हीलियम, हीलियम के जो बैलून्स हैं उनको अगर आप छोड़ते हैं तो वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किस वेलोसिटी से जा रहे हैं वो भी टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आप कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब कि अगर इसके बारे में हम काम करें तो एक ग्राफ अगर इसका बनाया जाए ऐसे करके कि टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में अगर ग्राफ बनाना है तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है और एक टाइम के बाद जाके ये क्या होती है कांस्टेंट, और जब ये कांस्टेंट हुई है तब जाके इसका नाम क्या पड़ा है टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ अगर बनाया जाए तो इस तरीके से ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ नीट के पेपर में पूछा भी गया है। तुम्हें तो क्या पता करना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी जीरो, तो फोर्स कितना होगा जीरो, जिसका मतलब कि नेट फोर्स जीरो होगा, जिसका मतलब है कि जितना फोर्स नीचे लगा उतना ही फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। तो नीचे की तरफ लगने वाले का नाम क्या था mg, ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स था और एक नाम क्या था विस्कस फोर्स। बाइंड फोर्स क्या था डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना है g, और विस्कस फोर्स कितना है 6 पाई ईटा आर इंटू में कितना vt। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे बॉडी का नाम है वहां सिग्मा लिया, जहां लिक्विड का नाम है वहां रो लिया, प्लस में था माइनस में लेके वो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में कर दिया। इतना सा काम आपने करना है। पढ़ो देखो समझो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो सिर्फ बताएं। हो गया, ये डन है। नेक्स्ट जो काम बनता है दैट इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सुने, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड्स वाले चैप्टर से आपने बतानी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर होती है, ये आपका काम है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपने बतानी है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके बारे में आपने काम करना है। सुने ध्यान से कि एक बॉडी आपके पास है इस तरीके से, आपने उसके ऊपर क्या लगाया फोर्स लगाया। सुने ध्यान से, एक बॉडी है जिसपे आपने क्या लगाया कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, उसको दोनों तरफ से टेंशन का फोर्स जो है वो आपने लगा दिया, इस तरफ भी फोर्स एफ है और इस तरफ भी फोर्स कितना है एफ, और लेट अस कंसीडर कि इसकी लेंथ पहले कितनी थी एल के बराबर थी। एक ये बॉडी है उसको पकड़ के आपने ऐसे खींचा है, इसकी लेंथ पहले कितनी थी एल, और जब आप इस पे टेंशन का फोर्स लगाएंगे तो टेंशन का फोर्स लगाने की वजह से अब इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, और लेंथ अगर इंक्रीज कर जाएगी तो अब जो ये काम है ये जो है सर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो सिस्टम है ये क्या बन जाएगा एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया कि लेंथ कितनी थी एल, और टोटल के बारे में अगर बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि थोड़ी सी लेंथ क्या कर जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज फोर्स एक्टिंग की, एवरेज फोर्स एक्टिंग, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो है वो कैसे निकाला जाएगा कि मैक्सिमम फोर्स और प्लस कितना मिनिमम। एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दो हैं एक मैक्सिमम एक मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम वाला एफ है मिनिमम वाला 0 है डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गया एफ बाई 2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि पहले बॉडी पे कोई फोर्स नहीं था तो 0 था, मैक्सिमम जो फोर्स है वो किसके बराबर है एफ के, तो एवरेज अगर निकालना है तो सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एफ डिवाइडेड बाई 2 हो गया।
अब अगर हम वर्क डन की बात करें, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी एनर्जी आप डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, आप क्या निकालते हैं, वर्क डन, और वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन, ठीक है, फॉर इलोंगेटेड बाई डेल्टा एल, इसको जो है वो आपने फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स आपने इस पे लगाया, तो ये डेल्टा एल जो है वो इलोंगेट कर गई, और उसके लिए वर्क डन बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और मल्टीप्लाई बाई कितना, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स है, एवरेज फोर्स, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट से। तो एवरेज फोर्स जो है सर वो किसके बराबर है, एफ बाई टू, और जो इलोंगेशन है सर वो किसके बराबर है, डेल्टा एल के बराबर है। तो एफ बाई टू मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, डेल्टा एल। इतना आंसर जो है ये वर्क डन का है। अब इसमें चीजें जो है वो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, सुने ध्यान से, ये क्या बन गया, हाफ एफ और इनटू में कितना है, डेल्टा एल है। इस तरीके से काम है। मैंने इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया, वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब मैंने एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो एरिया इंटू लेंथ से ही साथ में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और वॉल्यूम से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा देखो कि पहले फोर्स कितना था, 0, बाद में कितना लगा, एफ, तो दोनों का एवरेज कितना हो गया, एफ प्लस 0/2 कितना हो गया, एफ बाई 2 हो गया। अब वर्क डन अगर बताना है तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है, एफ बाई 2, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एल, तो हाफ एफ इंटू में कितना, डेल्टा एल। मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और वॉल्यूम से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम से ही डिवाइड करा और वॉल्यूम से ही आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब समझो ध्यान से कि फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाता है, स्ट्रेस, और अगर मैं चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करूं तो क्या बनता है, स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेन है, और एरिया इंटू लेंथ करता हूं तो वो क्या होती है, वॉल्यूम। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन और इंटू में कितना, वॉल्यूम। ये काम जो है ना वो आपके पास बन जाए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। और ये जो है हमारे पास वर्क डन है, और यही वर्क डन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। यही वर्क डन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा देख लो, ध्यान से समझो, काम करना क्या है, एवरेज फोर्स निकालना है, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मिनिमम है, एवरेज ले लिया तो एफ बाई 2 बन गया। अगर आपको वर्क डन बताना है तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स कितना है, एफ बाई 2, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल्टा एल है। मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा कुछ भी। इस तरीके से काम बन गया। और अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर आई है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू में कितना, वॉल्यूम हमारे पास है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू में कितना है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो जहां यहाँ पे किस में थी, मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे जाके किसकी में हो जाएगी, डिवाइड में। तो ये जो वर्ड है ये क्या हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में थी, कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में। और एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम जो है, किसी क्वांटिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो ज्यादातर उसका मतलब डेंसिटी हो जाता है। तो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करा तो ये नाम क्या बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। और ये एनर्जी डेंसिटी जो है वो अगर आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ एज इट इज है, स्ट्रेस एज इट इज है, और साथ में जो नाम है वो क्या बन गया, स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया कि एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बाई वॉल्यूम करा, तो वॉल्यूम वहां मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, तो वो हट गया, तो क्या रह गया, बस हाफ स्ट्रेस और इंटू में कितना हो गया, स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, डेंसिटी बन जाती है। अब चाहें तो इसमें और थोड़ी सी चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं। वो काम जो वो क्या है कि आपको हुक्स लॉ पता है, और हुक्स लॉ ने क्या समझा है, यूजिंग हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का इस्तेमाल अगर आप करें तो हुक्स लॉ ने क्या बता रखा है कि स्ट्रेस जो है दैट कैन बी रिटन एज यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, ऐसे करके लिख सकते हैं कि जहां पे स्ट्रेस लिखा है वहां पे y इंटू में स्ट्रेन लिख लो। तो जहां पे स्ट्रेस लिखा है, एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास, हाफ, जहां स्ट्रेस लिखा है वहां क्या लिख लो, y और इंटू में कितना, स्ट्रेन। तो इस वाले स्ट्रेस की जगह y इंटू में स्ट्रेन लिखा, फिर से क्या है, स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में y और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला गया, फॉर्मूला नंबर 2 बन गया। एक फॉर्मूला वो है, दूसरे वाला ये बन गया। तीसरा काम करें तो बाई चांस मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लूं, तो स्ट्रेन अगर बताना है तो y मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, y हो जाएगा।
स्ट्रेन की बात करनी है तो y मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसी वाले में ही अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो हाफ की जगह हाफ है, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस है। स्ट्रेन को अगर लिखूं तो स्ट्रेन को क्या लिखा जा सकता है, स्ट्रेस और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, y हो गया। स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस करूंगा तो क्या हो गया, स्ट्रेस का स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू में y करूंगा तो कितना हो जाएगा 2y, और इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 काम जो है ना वो आपने करने होते हैं। यहाँ पे दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है। एवरेज फोर्स निकालेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम वाला F है, मिनिमम वाला 0 है, डिवाइडेड बाई 2 F/2 हो गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करता हूं, वर्क डन आ जाता है। वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर लिया, वॉल्यूम से ही डिवाइड कर लिया। वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ बनाया तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में थी, डिवाइड में गई। एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करा, इसका मतलब वो एनर्जी की डेंसिटी बन जाएगी। और अलग अलग 2 फॉर्मूले जो है वो आपने यहाँ से बना लिए। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है। नेक्स्ट जो है वो 2 काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में। तो पहले एंगल ऑफ रिपोज जो है वो लिख रहा हूं, समझेंगे ध्यान से। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज जो है वो अल्फा से लिखा जाता है। एंगल ऑफ रिपोज इज डिनोटेड बाय लेटर अल्फा। अल्फा से इसको लिखते हैं, और इसके अंदर अगर हम काम करें तो इस तरीके से कोई भी एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये आपके पास कोई भी एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसमें आपने क्या करना है कि ये एंगल जो है वो किसके बराबर है, अल्फा। इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। कैसे, एक ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखा, इस तरीके से काम है कि आप क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, उसका धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाते हैं। एक टाइम पे ऑब्जेक्ट खुद ब खुद कहाँ आने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है। मतलब सिंपल सी चीजें ये हैं। ठीक है, कि ये हॉरिजॉन्टल पे रखा था, और जब आप इसको इंक्लाइंड पे ऐसे बढ़ाते गए तो ये सरफेस पे ऑटोमेटिक चलना शुरू कर जाए। उस एंगल को नाम क्या दिया जाता है, एंगल ऑफ रिपोज नाम दिया जाता है। इट इज, कौन सा एंगल है, मिनिमम एंगल। इट इज मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल है ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस, ऑफ एन inclined surface with horizontal, it is minimum angle of an inclined surface with horizontal such that any object placed over it, such that any object placed over it starts moving by itself, starts moving by itself। क्या मतलब हो गया सर इस बात का, कि ये एक हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है, कि ये ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कहाँ आना शुरू कर जाए, नीचे। बड़े तो बहुत सारे एंगल होंगे, जो मिनिमम पहला जो एंगल होगा उसका नाम क्या है, एंगल ऑफ रिपोज नाम है। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने समझनी है। यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो चीजें क्या पता है आपको। सबसे पहले वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या चलती है, नॉर्मल रिएक्शन चलती है। कि ये जो नाम है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, रिएक्शन है। अगला काम जो है वो क्या है कि अगर इसके कंपोनेंट हम तोड़ते हैं तो इसके कंपोनेंट जो है वो ऐसे टूट जाएंगे सर आपके पास। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी जो है वो अल्फा होगा। एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, कोस, mg कोस अल्फा कहा जाता है। एंगल के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या होता है, mg साइन अल्फा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ये mg था, और mg के कंपोनेंट अगर आप तोड़ते हैं तो एंगल के साथ वाले को कोस और एंगल के अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, साइन। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। इस तरीके से काम कर लिया। और अगर फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हम काम करें, हो गया है काम खत्म। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो बिल्कुल आर के जस्ट अपोजिट कौन सा है, mg कोस अल्फा है, तो आर को कौन बैलेंस करेगा, mg कोस अल्फा। mg साइन अल्फा नीचे ला रहा है तो उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो चीजें जो है वो आपको क्या पता है कि आर विल बी बैलेंस्ड बाई mg कोस ऑफ अल्फा। आर को बैलेंस कर दिया mg कोस अल्फा ने। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है एफ डैश को बैलेंस जो है वो किसने करा है, mg साइन अल्फा ने। ये 2 इक्वेशन जो है वो आपके पास बनी, इस इक्वेशन को सेकंड बोल दिया।
दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट गिव्स, सेकंड बाय फर्स्ट अगर हम करते हैं तो एफ डैश बाई आर बराबर है, लेफ्ट को डिवाइड कर दिया लेफ्ट से, राइट को डिवाइड कर दिया राइट से, तो एफ डैश बाई आर किसके बराबर है, एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, एम जी कोस ऑफ अल्फा, एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम जी कोस अल्फा। इस तरीके से काम कर लिया, एम जी ने एम जी को मार दिया साइन बाई कोस, और साइन बाई कोस किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ अल्फा, और एफ डैश बाई आर किसके बराबर होता है, म्यू के, तो म्यू बराबर पता चल गया, और म्यू किसके बराबर है, म्यू बराबर है टेंजेंट ऑफ अल्फा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करा। आप देखें ध्यान से, ये आर है, आर को पीछे की तरफ बैलेंस करा किसने, एम जी कोस अल्फा ने, नीचे लाने वाला कौन, एम जी साइन अल्फा, ऊपर रोकने वाला कौन, एफ डैश। तो आर बैलेंस कर दिया एम जी कोस अल्फा से, एफ डैश बैलेंस कर दिया किससे, एम जी साइन अल्फा से, दोनों को डिवाइड करा तो लेफ्ट को डिवाइड कर दिया लेफ्ट से, राइट को डिवाइड कर दिया राइट से। एफ डैश बाई आर किसके बराबर है, म्यू, और साइन बाई कोस किसके बराबर है, 10, तो म्यू किसके बराबर हो गया, 10 अल्फा के। और यहाँ से अगर बाई चांस आप अल्फा बताना चाहते हैं तो अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा विल बी टेंजेंट इनवर्स म्यू, अल्फा जो है वो किसके बराबर है, अल्फा बराबर है टेंजेंट इनवर्स म्यू। ये जो नाम है ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। ऐसे ही हम किसको पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। नेक्स्ट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगला जो काम है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में काम आपने करके देना है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या कुछ है, इसके बारे में चीजें जो है वो आपने चलानी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या है, गौर करें बेटे। तो आपके पास जो कंसेप्ट है ये इस तरीके से, हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस पे आपने किसको रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को जो है वो रख दिया। सरफेस था, सरफेस पे आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा, ये सरफेस था, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ठीक है। ये रफ सरफेस है, ठीक है। रफ सरफेस अगर ये है तो इस पे अगर हम काम करते हैं तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पे अगर हम काम करते हैं तो वेट जो है बॉडी का वो कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इसी तरीके से अगर हम काम करें तो सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जा रही होती है, रिएक्शन जा रही होती है। सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन जा रही है। इस तरीके से काम आपने कर लिया। इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जाएगी, रिएक्शन जाएगी। अगला काम जो है वो आपने क्या करना है, अगली जो बातें हैं सर वो आपके पास क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और पकड़ के कहाँ खींच लिया आपने, आगे की तरफ। इस पे फोर्स जो है वो आपने इस तरफ लगा दिया, और इस पे फोर्स अगर इस तरफ लगेगा तो बेटा आप क्या जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है का काम आपके मोशन को अपोज करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा। ये जो नाम है ये क्या बन जाएगा, एफ डैश बन जाएगा। ये चार बातें जो है वो आपको पता हूँ। बात नंबर एक कि बॉडी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ये सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या जा रही है, रिएक्शन। आपने बॉडी पे फोर्स लगाया इस तरफ, फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, उस तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने इस पे जो फोर्स है वो इस तरफ से यहाँ पे लगा दिया। ये जो नाम है ये क्या रख दिया, फ्रिक्शनल फोर्स एफ डैश। अब ये एफ डैश और आर का जो रिजल्ट है, एफ डैश और आर का रिजल्ट जो है वो आपने यहाँ का ही मान लिया। इस तरीके से एफ डैश और आर का रिजल्ट जो है ना, और एफ डैश और आर का जो रिजल्ट है उसको नाम क्या दे दिया आपने, एक्स नाम दे दिया। तो ये जो एंगल है इनके रिजल्टेंट के और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है ये क्या कहलाता है, थीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय लेटर थीटा, थीटा से इसको लिखा जाता है। यहाँ से अगर हम ये को ज्वाइन कर दें इस तरीके से तो काम जो है वो आपके पास क्या है, ये जो नाम है ये क्या बनेगा, एफ डैश बनेगा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बनी पड़ी है, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो नाम है ये क्या नाम है, आर, ये एक्स है, ये एफ डैश है। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। एंगल किस किस के बीच में है, आर और एक्स के। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, एक्स क्या है, रिजल्टेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। ये चीजें जो है ना वो आपने करनी है। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझें। इट इज एंगल बिटवीन, एंगल है किसके बीच में, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट। इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है। ये एंगल है किसके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में। और रिजल्टेंट ऑफ किसका, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड
नॉर्मल रिएक्शन। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, चीजें बनानी क्या कुछ है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। आप क्या जानते हैं कि सेंटर पॉइंट से वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगली जो बात है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, सरफेस पे परपेंडिकुलर। आपने फोर्स इस तरफ अप्लाई करा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके कहाँ लगेगा, अपोजिट। ये जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, आप इसको थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट देके ऊपर ले गए। ये आर और एफ डैश का रिजल्ट जो है उसका नाम क्या है, एक्स। ये एक्स और आर के बीच में एंगल क्या बन जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन आर एंड एक्स। व्हाट इज एक्स, एक्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसमें अगर हम काम करें तो चीजें जो वो क्या करनी है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला जो है वो क्या कहलाता है, बेस। इसमें अगर हम काम करें तो टेन थीटा अगर बताना है तो टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर के बारे में बात करूं तो नाम क्या है, एफ डैश। बेस के बारे में बात करूं तो आर, और एफ डैश बाई आर किसके बराबर है, म्यू। यहाँ पे थीटा अगर बताना है तो थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स म्यू। थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स म्यू। दोनों ही एंगल जो है वो टेंजेंट इनवर्स म्यू है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये काम जो है ना वो आपने करना भाई। एक तो ना यार तुम
एक बार दोबारा समझते हैं, ध्यान से देखें कि आपने क्या करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हाइट और डेप्थ के साथ क्या कर जाती है, चेंज हो जाती है। तो ग्रेविटी की वैल्यू का चेंज बताना है कि वो कैसे वेरी कर रही है, किसके साथ, हाइट के साथ। तो आपने एक प्लेनेट मान लिया जिस प्लेनेट का मास किसके बराबर है, m, उस प्लेनेट की रेडियस कितनी है, r, और आपने क्या माना कि ऑब्जेक्ट पहले कहाँ अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे अवेलेबल है, पहले ये वाली चीज। फिर आप उसको सेकंड वाले केस में कहीं हाइट h पे ऊपर लेके चले गए, इट इज टेकन टू हाइट h अबव द सरफेस, h हाइट ऊपर लेकर गए। तो केस दो करने कि ऑब्जेक्ट पहले सरफेस पे था, सरफेस पे था तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जी एम डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। जब आप हाइट पे लेकर चले गए तो आर की जगह क्या लिख लिया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये दो काम आपने करे। दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इक्वेशंस को डिवाइड करने पे क्या मिला, कि लेफ्ट को डिवाइड कर दिया लेफ्ट से, राइट को डिवाइड कर दिया राइट से। तो जीएम से जीएम काट दिया, ये डिवाइड के डिवाइड में था, आर स्क्वायर ऊपर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब नीचे से आर को कैंसिल करना है, कैंसिल करना है तो उसको कॉमन लिया, आर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 और आगे कितना बचेगा, एच बाई आर बचेगा। इसका स्क्वायर करा तो ये आर स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो। आप ये काम नहीं कर पा रहे तो मल्टीप्लाई करो, आर की 1 से करी तो आर हो गया, आर की एच बाई आर से करूंगा तो कितना हो गया, एच हो गया। ठीक है, जो कटता है काट दिया। ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे किस में थी, प्लस में, ऊपर जाएगी तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि ये -2 को आगे ले आओ तो 1 माइनस का 2h डिवाइडेड बाई आर। ये कौन सा एक्सप्रेशन करा है आपने, हाइट के साथ। सेम काम जो है वो आप किसके लिए करोगे, सेम जो काम है वो आपका चलेगा किसके लिए, डेप्थ के साथ, कि वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ, डेप्थ के साथ काम कर रहे हैं, विद डेप्थ डी, डी डेप्थ के साथ क्या चीज जो है वो आप महसूस करोगे। सुनो ध्यान से, इस तरीके से हमारे पास क्या है, कोई भी एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास कितना है m, और इस प्लेनेट की जो रेडियस है, ध्यान से समझें बेटे, ये आने हैं इनमें से कोई सी एक डेरिवेशन पक्का मिलेगी आपको, कि पहले जो इसकी रेडियस है वो किसके बराबर है, r, और ऑब्जेक्ट केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 जो है वो ये था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सरफेस, सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके से काम कर लिया। फिर आपने क्या करा कि अब जो है वो आप क्या कर रहे हैं, उसको डी डेप्थ पे ले आए, ऑब्जेक्ट जो है उसको उठाया और ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले आए, डी डेप्थ पे ले आए, और डी डेप्थ पे अगर हम लेकर गए तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, आर, और वो कितनी है, डी, तो ये आंसर कितना बन गया, आर माइनस का डी बन। ठीक है, अब उठा के कहाँ ले गए आपको उसको, सेकंड वाले केस में आप डी डेप्थ नीचे जो है वो ले गए हैं। अब अगर हम बात करें तो मासेस बदल जाएंगे ना सर, पहले मास क्या था, ज्यादा, और अब मास क्या हो गया, कम। तो एक ऐसा पैरामीटर जो कम या ज्यादा पे डिपेंड ना करता, उसका नाम है डेंसिटी। चाहे एक घूंट पानी हो, चाहे एक बोतल पानी हो, चाहे 1000 लीटर पानी हो, हर जगह उसका मास तो क्या है, अलग, वॉल्यूम भी क्या है, अलग, डेंसिटी जो है वो क्या है, सेम है। डेंसिटी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, जो आपकी शेप वगैरह पे या अगर साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमने क्या मान लिया, लेट रो बी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। आपने किसको मान लिया, लेट रो बी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी जो है वो आपने किसको बोल दिया, रो को बोल, लेट रो बी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। रो जो है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है तो केस नंबर 1, और केस नंबर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट इज एट, केस नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस ऑफ, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा गया है, और ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस पे रख रखा है तो जी की वैल्यू कितनी है, जी एम डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। ये काम आपने कर लिया कि ग्रेविटी की वैल्यू है, और ग्रेविटी किसके बराबर है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मास के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मास को अगर हम लिखना चाहें, मास को आपने लिख लिया डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाई कितना, वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम वो किसके बराबर होता है, मास के बराबर। इसमें डेंसिटी की टर्म में क्यों जा रहे हो, क्योंकि मास जितना पहला है उतना ही मास दूसरा नहीं है, तो कौन सा पैरामीटर सेम है, डेंसिटी, तो डेंसिटी की टर्म में जाना पड़ेगा। तो जी डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर, डेंसिटी की जगह डेंसिटी, और वॉल्यूम जो है उसकी जगह कितना है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ऐसे करके काम कर लिया कि मास जो लिखा है उसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा, रो को रो, वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब, आर पे कैंसिल हो जाएगी, ये आंसर कितना हो जाएगा 4/3 पाई रो कैपिटल जी, और इंटू में कितना हो गया आर। और ये जो वैल्यू है सर वो किसकी वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू है 4/3 पाई रो जी कैपिटल आर। इस तरीके से काम कर लिया। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको अगर लिखते हैं
तो केस नंबर 2 है, और केस नंबर 2 ने आपको क्या बोला है? केस नंबर 2 है कि ऑब्जेक्ट को उठाया और ऑब्जेक्ट को डी डेप्थ नीचे लेकर चला गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज टेकन टू डेप्थ डी बिलो, ऑब्जेक्ट इज टेकन टू डेप्थ डी बिलो। ऑब्जेक्ट को उठाया और ऑब्जेक्ट को उठा के कितनी डेप्थ नीचे चले गए हम? डी डेप्थ नीचे चले गए। अब डी डेप्थ नीचे अगर चले गए तो ग्रेविटी को जी लिखा और डेप्थ पे चले गए तो जी डी लिख दिया। अब नीचे 4 और 3 पाई रो और कैपिटल जी, ये तो सब सेम है। जो डिस्टेंस बदला है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है? सेंटर से जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है? आर माइनस डी। और इस इक्वेशन को क्या नाम ले लिया? इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इक्वेशन को क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पे आपको क्या मिलता है? कि ग्रेविटी एट डेप्थ डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू किसके बराबर है? 4/3 पाई रो जी कैपिटल आर माइनस डी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रो कैपिटल जी, और इंटू में कितना है? आर। 4/3 पाई रो जी, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अब अगर हम काम करेंगे तो ये कितना बन गया? आर माइनस डी, और डिवाइडेड बाई कितना है? आर है। अलग अलग डिवाइड करो तो ग्रेविटी एट डेप्थ डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू, अलग अलग डिवाइड करा तो आर को आर से डिवाइड कर दिया, माइनस डी को आर से डिवाइड, तो आर को आर से डिवाइड करा कितना हो गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई कितना? आर। जी डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेज दूंगा तो ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू किसके बराबर है? जी इंटू में 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ग्रेविटी एट डेप्थ बतानी है तो ग्रेविटी एट डेप्थ कितनी है? जी इंटू 1 माइनस का डी बाई आर। ये भी 1 में से माइनस कर रहे हैं तो डेप्थ के साथ भी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीजेज विद डेप्थ और डिक्रीजेज विद हाइट। एक स्पेशल केस करें तो एट सेंटर, सेंटर पे जाने का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ पे या सेंटर ऑफ प्लेनेट पे जाना है तो डेप्थ किसके बराबर होगी? आर के। वैल्यू रख दो कि ग्रेविटी एट डेप्थ बतानी है तो जी इंटू में 1 माइनस डी, डी की जगह आर डिवाइडेड बाई आर। आर से आर कैंसिल होगा, 1 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0। ये काम आपने कर, दोबारा देख लो, ध्यान से समझो कि अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मास सेम नहीं है। जो सेम है उसका नाम क्या है? डेंसिटी। तो मास को बदल के किसकी टर्म में लिखा? डेंसिटी के। तो डेंसिटी इंटू में क्या लिख लिया? वॉल्यूम। डेंसिटी तो रो है ही, वॉल्यूम को क्या लिखा? 4/3 पाई आर की क्यूब। आर स्क्वायर से आर क्यूब कितने पे कट गया? आर पे। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बन गया? 4/3 पाई रो कैपिटल जी, और इंटू में कितना हो गया? आर। इतना काम कर लिया। जब हम डेप्थ पे जाते हैं तो आर की बजाय क्या लिखा जाता है? आर माइनस डी। दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करो, जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो लिख लिया, ये आंसर बन गया। सेंटर पे जाते हैं तो आंसर कितना हो जाता है? 0। तो सरफेस पे वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज करेगी, नीचे जाओगे तो भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी है। सैटेलाइट वगैरह का काम हम पहले ही कर चुके हैं।